वह भारत को देखने नहीं आई थी। यह बात उसने खुद कभी जोर से नहीं कही, लेकिन उसके हर सवाल, हर नोट और हर निगाह में छुपी हुई थी। वह नॉर्वे से आई थी, एक ऐसा देश जिसे दुनिया परफेक्ट सिस्टम का उदाहरण मानती है, जहां सड़कें बोलती नहीं, लोग फुसफुसाते हैं और सिस्टम बिना शोर के चलता है। उसके लिए भारत एक विचार था, एक धारणा, एक ऐसा देश जिसके बारे में वह पहले ही निष्कर्ष निकाल चुकी थी, बिना कभी यहाँ कदम रखे। उसे लगता था कि भारत डिजिटल नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल होने के लिए सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि अनुशासन चाहिए, और अनुशासन के लिए समाज चाहिए। सोशल मीडिया, रिपोर्ट्स और ग्लोबल कॉन्फ्रेंसों में सुनी हुई बातों ने उसके दिमाग में भारत की एक तस्वीर बना दी थी, जहां टेक्नोलॉजी कुछ शहरों तक सीमित है और आम आदमी अब भी कागज, लाइन और कैश के भरोसे जिंदा है। वह भारत आई थी एक ऑब्जर्वेशन के साथ नहीं, बल्कि कंपैरिजन के साथ, ये देखने के लिए नहीं कि भारत क्या है, बल्कि यह साबित करने के लिए कि नॉर्वे अभी भी कितना आगे है। दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरते समय उसने वही उम्मीद की जो वह अपने मन में लेकर आई थी। लंबी लाइनें, कागजों का ढेर, कर्मचारियों के चेहरे पर थकान और सिस्टम में धीमापन। लेकिन जैसे ही वह इमिग्रेशन की तरफ बढ़ी, उसे पहली बार हल्का सा ठहराव महसूस हुआ। वहां कोई अफरा तफरी नहीं थी। स्क्रीनें थीं, QR कोड थे और लोग बिना किसी हड़बड़ी के आगे बढ़ रहे थे। उसने सोचा, शायद यह सिर्फ एयरपोर्ट का इल्यूजन है, क्योंकि बड़े एयरपोर्ट अक्सर देशों की असलियत नहीं दिखाते। लेकिन जब अधिकारी ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक डिजिटल पुष्टि के बाद उसका पासपोर्ट लौटा दिया और कोई अतिरिक्त सवाल नहीं पूछा, तो वह कुछ सेकंड के लिए रुक गई। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपने नोट्स में एक छोटा सा वाक्य लिखा, एफिशिएंट, अनएक्सपेक्टेड। यह तारीफ नहीं थी, ये एक सवाल था, और यहीं से उसके भीतर पहली बार कुछ खिसकना शुरू हुआ। होटल की तरफ जाते समय उसने ड्राइवर से भुगतान को लेकर पूछा, जैसे वह नॉर्वे में पूछती थी, कार्ड या कैश। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे बस एक शब्द कहा, UPI। उसने दोबारा पूछा, शायद ठीक से सुन नहीं पाई होगी, लेकिन ड्राइवर ने फोन उठाकर स्क्रीन दिखा दी, जिस पर एक छोटा सा QR कोड चमक रहा था। कोई मशीन नहीं, कोई कार्ड रीडर नहीं, बस एक प्रिंट किया हुआ कोड। उसने भुगतान किया, सेकंडों में पुष्टि हो गई और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जैसे यह दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। उस पल उसके दिमाग में नॉर्वे की बैंकिंग ऐप्स घूम गईं, अलग अलग लॉगिन, अलग अलग प्लेटफॉर्म, और फिर भी हर जगह स्वीकार्य नहीं। यहाँ एक ड्राइवर, एक फ़ोन और एक कोड, और सिस्टम काम कर गया। वह कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी उंगलियां नोटबुक पर रुक गईं। पहली बार उसने तुलना करना बंद किया और सिर्फ देखा। अगले दिन सुबह जब वह शहर के भीतर निकली, उसे लगा कि अब असल भारत दिखेगा, भीड़, अव्यवस्था और वही क्योस जिसकी उम्मीद वह लेकर आई थी। लेकिन जहां वह क्योस देखने आई थी, वहां उसे एक अलग तरह की लय दिखी। सड़क किनारे एक छोटा सा चाय वाला था, उम्र शायद 50 के आसपास। सामने एक तख्ती टंगी थी, पेटीएम एक्सेप्टेड। उसने सोचा, यह शायद टूरिस्ट एरिया की मजबूरी होगी, लेकिन जैसे ही एक बुजुर्ग महिला ने चाय पी और फ़ोन निकालकर भुगतान किया, उसकी आंखें अपने आप चौड़ी हो गईं। न वह महिला अंग्रेजी जानती थी, न उस चाय वाले के पास कोई फैंसी सेटअप था, फिर भी लेन देन बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। उस पल उसने महसूस किया कि यहाँ डिजिटल सिस्टम सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि आदत बन चुका है। नॉर्वे में डिजिटल व्यवस्था टॉप डाउन है, सरकार से नागरिक तक। यहाँ भारत में ये बॉटम अप थी, आम आदमी से सिस्टम तक। उस दिन शाम को अपने कमरे में बैठकर उसने वीडियो कॉल पर अपने एक कॉलीग से बात की। उसने कैजुअली कहा, इट्स डिफरेंट देन व्हाट वी थॉट। सामने से हंसी आई। डिफरेंट हाउ? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, इट्स नॉट फ्लैशी, इट जस्ट वर्क्स। यही वह वाक्य था जिसने उसके भीतर चल रही उथल पुथल को पहली बार आवाज दी। भारत उसे इम्प्रेस नहीं कर रहा था, भारत उसे क्वाइटली आउटग्रो कर रहा था, और यह एहसास उसके लिए अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वह यहाँ सीखने नहीं, सिखाने आई थी। दूसरे दिन सुबह वह एक सरकारी दफ्तर जाने वाली थी, किसी खास अपॉइंटमेंट के बिना, सिर्फ यह देखने के लिए कि भारत में रियल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। उसके दिमाग में नॉर्वे की छवि साफ थी। सरकारी दफ्तर मतलब शांत कमरे, डिजिटल टोकन
और फिर भी धीमी प्रक्रिया, क्योंकि हर चीज प्राइवेसी और रेगुलेशन के नाम पर रुक जाती है। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ भारत में उसे वही दृश्य मिलेगा जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। लंबी कतारें, फॉर्म और लोगों के चेहरों पर झुंझलाहट। लेकिन जैसे ही वह उस दफ्तर के अंदर दाखिल हुई, उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। वहां भीड़ थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उस भीड़ में अफरा तफरी नहीं थी। लोग अपने फोन पर नंबर देख रहे थे, कुछ लोग स्क्रीन पर लगे डिजिटल बोर्ड की तरफ देखते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, और कर्मचारी बिना आवाज ऊंची किए काम कर रहे थे। उसने सोचा ये शायद एक अपवाद होगा, लेकिन जब उसने देखा कि ज्यादातर लोग अपने दस्तावेज फोन में ही दिखा रहे हैं, कागज कम और स्क्रीन ज्यादा, तो उसके भीतर पहली बार यह सवाल उठा कि क्या वह भारत को गलत जगह से समझ रही थी। उसने एक कर्मचारी से बात की, बहुत सामान्य सा सवाल पूछा, क्या यहाँ सब कुछ ऑनलाइन है? कर्मचारी ने बिना गर्व, बिना किसी खास भाव के बस इतना कहा, ज्यादातर मैडम। उस ज्यादातर शब्द ने उसे सोच में डाल दिया। नॉर्वे में सिस्टम या तो पूरी तरह डिजिटल होता है या नहीं होता, बीच का रास्ता नहीं। लेकिन यहाँ बीच का रास्ता ही ताकत लग रहा था, जहाँ डिजिटल व्यवस्था उन लोगों को भी जगह देती थी जो अब भी पूरी तरह डिजिटल नहीं बन पाए थे। यह लचीलापन, ये इंक्लूसिवनेस उसे कहीं और नहीं दिखा था। उसने अपने नोट्स में लिखा, डिजाइन्ड फॉर पीपल नॉट जस्ट पॉलिसी। दोपहर के समय वह एक छोटे से कैफे में बैठी थी, जहां कॉलेज के कुछ छात्र लैपटॉप खोलकर काम कर रहे थे। उसने उनसे बात की, जानना चाहा कि वे भुगतान कैसे करते हैं, बिल कैसे बांटते हैं। जवाब साधारण था, यूपीआई। उसने पूछा, अगर नेटवर्क चला जाए तो? एक छात्र ने मुस्कुराकर कहा, ऑफलाइन भी हो जाता है कभी कभी। ये जवाब उसे अजीब लगा, क्योंकि नॉर्वे जैसे देश में ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट एक एक्सपेरिमेंट माना जाता है, न कि रोजमर्रा की चीज। यहाँ भारत में ये नॉर्मल था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि भारत ने अपनी डिजिटल व्यवस्था सिर्फ आइडियल कंडीशंस के लिए नहीं बनाई, बल्कि असली जिंदगी के लिए बनाई है, जहाँ नेटवर्क गिरता है, बिजली जाती है और फिर भी सिस्टम को चलना होता है। शाम को जब वह वापस होटल लौट रही थी, उसने शहर को ध्यान से देखना शुरू किया। ट्रैफिक शोर करता हुआ दिखता था, लेकिन उसके भीतर एक पैटर्न था। लोग बिना सिग्नल के भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन टकरा नहीं रहे थे। यह नियमों का उल्लंघन नहीं था, यह एक अलग तरह का सामाजिक समझौता था। उसे याद आया कि नॉर्वे में हर चीज के लिए नियम है, और नियम टूटे तो सिस्टम रुक जाता है। यहाँ नियम लचीले थे, लेकिन सिस्टम चलता रहता था। उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि इफिशिएंसी सिर्फ शांति में नहीं, बल्कि केस को संभालने में भी होती है। और भारत यह काम चुपचाप कर रहा था। उस रात अपने कमरे में बैठकर उसने नॉर्वे के एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म की तुलना भारत के एक आम ऐप से की। वहां उसे लेयर्स दिखीं, लॉगिन, वेरिफिकेशन, परमिशंस। यहाँ स्टेप्स कम थे, लेकिन सुरक्षा कम नहीं लग रही थी। उसने महसूस किया कि भारत ने भरोसे को सिस्टम का हिस्सा बनाया है, जबकि नॉर्वे ने सिस्टम को भरोसे से बड़ा बना दिया है। ये फर्क छोटा नहीं था, ये दर्शन का फर्क था, और यही दर्शन भारत को सिर्फ तेज नहीं बल्कि टिकाऊ बना रहा था। वीडियो कॉल पर उस रात उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास नहीं था जिसके साथ वह भारत आई थी। उसने कहा, वी बिल्ड परफेक्शन फॉर अ स्मॉल पॉपुलेशन, दे बिल्ड रेजिलियंस फॉर मिलियंस। ये वाक्य उसने किसी रिपोर्ट के लिए नहीं कहा था, ये उसने खुद को समझाने के लिए कहा था। भारत अब उसके लिए एक केस स्टडी नहीं रहा था, वह एक आईना बन चुका था जिसमें वह अपने देश की सीमाएं देख रही थी। और यह एहसास जितना गहरा था उतना ही शांत भी, क्योंकि भारत कुछ कह नहीं रहा था, फिर भी बहुत कुछ कह रहा था। तीसरे दिन उसने जानबूझकर किसी बड़े ऑफिस, किसी चमकदार बिल्डिंग या किसी क्यूरेटेड जगह पर जाना नहीं चुना। वह शहर के उस हिस्से में गई जहां न कोई साइन बोर्ड अंग्रेजी में था, न कोई यह सोच रहा था कि उसे प्रभावित करना है। वहीं एक संकरी सड़क पर सब्जियों की छोटी छोटी दुकानें लगी थीं, लोग अपने अपने काम में लगे थे और जिंदगी अपनी गति से चल रही थी। उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला, शायद किसी गांव से आई हुई,
हाथ में कपड़े की थैली लिए सब्जी खरीद रही थी। उसके फोन का स्क्रीन टूटा हुआ था, अक्षर बड़े बड़े सेट किए गए थे और फिर भी वह बिना किसी झिझक के क्यूआर कोड स्कैन कर रही थी। भुगतान होते ही दुकानदार ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अगली ग्राहक की तरफ मुड़ गया। न कोई रसीद, न कोई कंफर्मेशन की चिंता। यह दृश्य छोटा था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। वह धारणा कि डिजिटल दुनिया सिर्फ पढ़े लिखे, युवा और अमीर लोगों के लिए होती है। उसने महिला से बात करने की कोशिश की, इशारों और टूटी फूटी अंग्रेजी के सहारे। महिला ने बस इतना बताया कि उसे बैंक जाना नहीं पड़ता, लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता और उसके पैसे सुरक्षित रहते हैं। यह शब्द सुरक्षित उसके दिमाग में देर तक गूंजता रहा। नॉर्वे में डिजिटल सुरक्षा का मतलब एन्क्रिप्शन, पॉलिसी और कानून होता है। यहाँ सुरक्षा का मतलब था भरोसा और सुविधा। उसे पहली बार लगा कि भारत ने टेक्नोलॉजी को डर का कारण नहीं, राहत का साधन बनाया है। ये कोई ऐप का फीचर नहीं था, ये एक सामाजिक बदलाव था और यह बदलाव किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हुए उसने एक स्कूल के बाहर कुछ बच्चों को देखा जिनके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्ड थे, छात्रवृत्ति और मिड डे मील से जुड़े कार्ड। उसने एक शिक्षक से पूछा, क्या यह सब डिजिटल है? शिक्षक ने सहजता से कहा, हाँ, इससे पेरेंट्स को पता रहता है कि पैसा आया या नहीं। वह चुप हो गई। नॉर्वे में वेलफेयर सिस्टम्स मजबूत हैं, लेकिन वहां भी इतने स्तर पर पारदर्शिता आम नहीं है। यहाँ एक डेवलपिंग देश में माता पिता अपने बच्चों के हक का हिसाब फोन पर देख पा रहे थे। उसे समझ आने लगा कि भारत ने डिजिटल व्यवस्था को सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, अकाउंटेबिलिटी का हथियार बनाया है। शाम ढलते ढलते वह थक चुकी थी, लेकिन दिमाग पहले से ज्यादा जाग रहा था। वह एक बस स्टॉप पर बैठी थी, जहां लोग बिना किसी घबराहट के अपने फोन पर टिकट दिखा रहे थे। कंडक्टर जल्दी में था, फिर भी उसने हर स्क्रीन पर एक नज़र डाली और आगे बढ़ गया। ये कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, यह रोजमर्रा की जिंदगी थी। उसे याद आया कि नॉर्वे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह डिजिटल होने के बावजूद लोग अक्सर मशीन से जूझते हैं। टिकट वैलिडेशन में समय लगता है और गुस्सा अलग। यहाँ सब कुछ इम्परफेक्ट था, फिर भी स्मूथ था, और यही विरोधाभास भारत को अलग बना रहा था। उस रात होटल के कमरे में बैठकर उसने अपनी डायरी खोली। उसने पहली बार इंडिया शब्द के आगे कोई कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं लिखा, ना डेवलपिंग ना इमर्जिंग, सिर्फ इंडिया। उसने महसूस किया कि वह अब किसी सिस्टम को एवेल्युएट नहीं कर रही थी, बल्कि एक सभ्यता को समझने की कोशिश कर रही थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने टेक्नोलॉजी को ऊपर से थोपा नहीं, बल्कि जमीन से उगाया है। यह एहसास भावुक नहीं था, यह स्थिर था, गहरा था और शायद इसी वजह से ज्यादा असरदार भी। वीडियो कॉल पर जब उसके नॉर्वे के दोस्त ने पूछा, सो व्हाट्स द वर्डिक्ट, उसने लंबी सांस ली और कहा, दे डिडंट डिजिटलाइज पीपल, दे ह्यूमनाइज्ड टेक्नोलॉजी। सामने कुछ सेकंड की चुप्पी थी और उस चुप्पी में उसने खुद को बदला हुआ पाया। भारत अब उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा था, बल्कि एक संकेत बन चुका था कि भविष्य सिर्फ वही देश नहीं बनाएंगे जो सबसे पहले पहुंचे, बल्कि वे बनाएंगे जो सबसे ज्यादा लोगों को साथ लेकर चल सकें। चौथे दिन वह किसी मीटिंग या साइट विजिट पर नहीं गई थी, फिर भी उसके दिमाग में सबसे ज्यादा काम चल रहा था। वह एक पार्क में बैठी थी जहां सुबह की हल्की धूप में लोग टहल रहे थे। कोई जॉगिंग कर रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसने ध्यान दिया कि मोबाइल यहाँ किसी का ध्यान खींच नहीं रहा था, बल्कि जिंदगी का हिस्सा बना हुआ था। बच्चे खेलते हुए भी कभी कभी किसी को कॉल कर लेते थे। बुजुर्ग वीडियो कॉल पर अपने पोते से बात कर रहे थे, और यह सब बिना किसी दिखावे के हो रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ कि भारत में डिजिटल व्यवस्था कोई अलग दुनिया नहीं बना रही, बल्कि असली दुनिया के भीतर घुल चुकी है। नॉर्वे में टेक्नोलॉजी अक्सर एफिशिएंट होती है, लेकिन यहाँ वह नेचुरल लग रही थी। उसने सोचा कि शायद यही भारत का असली अंतर है। यहाँ तकनीक को कभी देवता नहीं बनाया गया, न ही उसे डर का विषय। भारत ने तकनीक को औजार की तरह अपनाया है, जैसे उसने सदियों पहले गणित, खगोल और दर्शन को अपनाया था। उसके दिमाग में अचानक एक लाइन आई,
ये देश हमेशा से सिस्टम बनाता आया है, लेकिन सिस्टम के गुलाम नहीं बनता। यही वजह थी कि डिजिटल इंडिया उसे किसी इम्पोर्टेड मॉडल जैसा नहीं लगा, बल्कि उसी परंपरा की अगली कड़ी लगा जिसने कभी शून्य की खोज की थी। वह समझने लगी कि भारत का आधुनिक होना उसकी प्राचीनता से अलग नहीं है, वह उसी की निरंतरता है। दोपहर में वह एक छोटे से मंदिर के पास बैठी थी, जहां लोग मोबाइल निकालकर दान कर रहे थे। न कोई शोर, न कोई प्रचार, बस एक छोटा सा QR कोड और श्रद्धा। उसे याद आया कि नॉर्वे में चर्च धीरे धीरे खाली हो रहे हैं और दान के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होते हैं। यहाँ श्रद्धा और तकनीक टकरा नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। यह दृश्य उसके लिए भावुक था, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि आधुनिकता का मतलब परंपरा को हटाना नहीं होता। भारत परंपरा को साथ लेकर आगे बढ़ रहा था और यही उसे वैश्विक भी बना रहा था। शाम होते होते उसने अपने पुराने नोट्स पढ़े, वे नोट्स जिनमें उसने भारत आने से पहले अनुमान लगाए थे। अब वे उसे अजनबी लग रहे थे, जैसे किसी और ने लिखे हों। उसने एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, स्केल प्लस ट्रस्ट। उसे समझ आया कि नॉर्वे जैसे देशों ने तकनीक को छोटे नियंत्रित समाजों के लिए बनाया है, जबकि भारत ने उसे अरबों जिंदगियों के लिए ढाला है। यह काम सिर्फ कोड से नहीं होता, इसके लिए मानसिकता चाहिए। वह मानसिकता जो व्यक्ति को इकाई नहीं, समाज का हिस्सा मानती है। यही मानसिकता भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सभ्यता बनाती है। उस रात अपने कमरे की बालकनी से शहर की रोशनी देखते हुए उसने सोचा कि आने वाले दशकों में दुनिया किसे देखेगी। शायद वे देश जो आज सबसे शांत और सबसे व्यवस्थित हैं, या वह देश जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ पा रहा है। उसे पहली बार साफ लगा कि भविष्य का नेतृत्व सिर्फ GDP से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से होगा कि कौन समाज को साथ लेकर चल पाता है। और इस कसौटी पर भारत चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उसने अपने आप से कहा, दे आर नॉट कैचिंग अप, दे आर सेटिंग अ डायरेक्शन। यह स्वीकारोक्ति किसी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं थी, यह उसके भीतर का सच बन चुकी थी। उसके लिए भारत अब एक यात्रा नहीं रहा था, बल्कि एक विचार बन गया था। एक ऐसा विचार जो कहता है कि प्राचीन होना पीछे होना नहीं है और आधुनिक होना पश्चिमी होना नहीं है। भारत दोनों को जोड़कर कुछ नया बना रहा था, और यही नया रास्ता उसे वैश्विक नेता बनने की ओर ले जा रहा था। वह जानती थी कि जब वह नॉर्वे लौटेगी तो वह सिर्फ तस्वीरें नहीं ले जाएगी, बल्कि एक असहज सवाल भी, क्या हम सच में सबसे आगे हैं या सिर्फ सबसे पहले पहुंचे थे। वे अब पूरी तरह समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक आईना था, और उस आईने में जो तस्वीर दिख रही थी वह उनकी पहले से बनी धारणाओं को चुपचाप तोड़ रही थी। नॉर्वे लौटने से ठीक एक दिन पहले, जब वह महिला एक साधारण से भारतीय रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन कैमरा चालू नहीं था। ये वही महिला थी जो पहले हर चीज को रिकॉर्ड करना चाहती थी, हर दृश्य को सबूत बनाना चाहती थी। अब वह सिर्फ देख रही थी। प्लेटफॉर्म पर लोग थे, मजदूर, छात्र, बुजुर्ग, लेकिन कोई धक्का नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। एक बुजुर्ग महिला को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो दो अनजान युवक बिना कुछ कहे उसकी मदद करने लगे। ट्रेन आई, लोग लाइन में चढ़े। उसके दिमाग में अचानक नॉर्वे की मेट्रो की तस्वीर आई, जहां व्यवस्था है, नियम है, लेकिन अक्सर चेहरे पर वो अपनापन नहीं होता जो यहाँ बिना किसी सिस्टम के भी दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे भारत नियमों से नहीं, रिश्तों से चलता है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस शाम होटल के कमरे में बैठकर उसने पहली बार अपने नोट्स दोबारा पढ़े। जो शब्द उसने पहले लिखे थे, ओवरक्राउडेड, केओटिक, अनऑर्गेनाइज्ड, अब उसे अधूरे लग रहे थे। उसने उनके बीच नए शब्द जोड़ने शुरू किए, अडेप्टिव, ह्यूमन सेंटर्ड, इंक्लूसिव। उसने महसूस किया कि भारत की डिजिटल व्यवस्था सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि भरोसे का एक जाल है। यहाँ UPI से एक रिक्शा वाला भुगतान ले रहा है, यहाँ एक ग्रामीण महिला अपने फ़ोन पर सरकारी सब्सिडी देख रही है, यहाँ एक छात्र ऑनलाइन क्लास के बाद अपने माता पिता को वीडियो कॉल पर पढ़ाई समझा रहा है। नॉर्वे में सिस्टम मजबूत है, लेकिन अक्सर इतने कठोर कि इंसान को उसमें ढलना पड़ता है। भारत में सिस्टम इंसान के हिसाब से ढलते दिखे,
यह सोच उसके लिए नई थी, थोड़ी असहज भी, लेकिन सच्ची। अगले दिन एयरपोर्ट जाते समय टैक्सी में बैठी वह खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क के किनारे एक छोटा सा स्टॉल था जहां एक व्यक्ति QR कोड स्कैन करके चाय का पैसा दे रहा था। उसे याद आया कि नॉर्वे में अभी भी कई छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान को लेकर हिचकिचाहट है। उसने ड्राइवर से पूछा, क्या यहाँ सब लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, अब तो आदत हो गई है मैडम, आसान है। उस आसान शब्द में जो सहजता थी, उसने उसे अंदर तक छू लिया। ये कोई सरकारी विज्ञापन नहीं था, यह रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई थी। उसे लगा जैसे भारत भविष्य की ओर भाग नहीं रहा, बल्कि भविष्य को अपनी गति से अपने साथ लेकर चल रहा है। फ्लाइट में बैठते समय जब सीट बेल्ट की लाइट जली, उसने अपने फ़ोन में एक ड्राफ्ट खोला। ये कोई रिपोर्ट नहीं थी, न ही कोई एक्सपोजर, ये एक स्वीकारोक्ति थी। उसने लिखा कि कैसे वह भारत को पीछे समझकर आई थी और कैसे उसने यहाँ आकर महसूस किया कि प्रगति का मतलब सिर्फ साफ सड़कें और शांत शहर नहीं होते। प्रगति का मतलब होता है समावेश, लचीलापन और इंसान को केंद्र में रखना। उसने लिखा कि नॉर्वे ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन भारत से सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। यह लिखते समय उसके शब्द भारी नहीं थे, उनमें विनम्रता थी। कैमरा बंद था, कोई दर्शक नहीं था, फिर भी यह शायद उसकी सबसे ईमानदार कहानी थी। जब विमान ने उड़ान भरी और भारत की जमीन नीचे छूटने लगी, तो उसने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। यह वही जमीन थी जिसे उसने कभी सिर्फ आंकड़ों और हेडलाइनों से जाना था। अब यह उसके लिए अनुभव बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि भारत खुद को महान साबित नहीं करता, वह बस अपने तरीके से चलता रहता है, और जो भी उसे खुले मन से देखता है वह चुपचाप बदल जाता है। शायद यही वजह है कि आज दुनिया में भारत की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देने लगी है, शोर मचाकर नहीं, बल्कि अपने काम से।